नमस्कार साथियों, विजन फॉर सक्सेस यूट्यूब चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियोज़ के अंदर मैं आपसे परिवार नियोजन कार्यक्रम के बारे में आपसे चर्चा करूंगा कि परिवार नियोजन कार्यक्रम क्या है और परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाने के पीछे सरकार की क्या मंशा रही, ये प्रोग्राम कब शुरू हुआ, तो विस्तृत रूप से डिटेल के साथ इसमें चर्चा की जाएगी। सबसे पहले परिवार नियोजन का मतलब क्या है, परिवार नियोजन कार्यक्रम का क्या मतलब है। इसका मतलब या इसका मीन्स ये है, दंपतियों के इच्छानुसार बच्चों को जन्म देकर परिवार को सीमित रखने के लिए तैयार की गई एक योजना है। इसका मतलब ये हुआ कि दंपतियां जितने बच्चे चाहती है उतने बच्चे पैदा करके और परिवार को सीमित रखने की योजना तैयार करना, जिससे कि परिवार की शारीरिक, मानसिक और आर्थिक और संवेगात्मक रूप से परिवार सुखी, संतुष्ट और संपन्न रह सके। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि परिवार जितने बच्चे पैदा करना चाहता है उतने ही बच्चे पैदा करना और से बच्चों को इससे परिवार को सीमित रखने की योजना तैयार हो जाएगी। अगर परिवार कोई सीमित रह जाता है तो इससे क्या होगा, उस परिवार की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और संवेगात्मक रूप से परिवार सुखी और संपन्न रहेगा। ये प्रोग्राम सन 1951 को भारत के अंदर क्रियान्वित 51-52 के अंदर कर दिया गया था। इससे इस सन 1950 के आसपास भारत में जनसंख्या नियंत्रण की एक नीति महसूस की गई थी कि भारत में पॉपुलेशन कंट्रोल करने की एक पॉलिसी लाई जाए, लेकिन उस टाइम पॉलिसी नहीं ला पाए और परिवार नियोजन या फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लाया गया। अब इस प्रोग्राम के उद्देश्य क्या है, मतलब केवल ये प्रोग्राम फैमिली या बच्चों को सीमित करने तक नहीं है। WHO ने इस प्रोग्राम के कुछ बताइए कि इसके उद्देश्य क्या है। सबसे पहला है, अगर मैं उसके उद्देश्यों की बात करूं तो उसके उद्देश्यों के अंदर है कि परिवार में बच्चों की जन्म दर पर नियंत्रण करना। किस प्रकार से अपन जन्म दर पर नियंत्रण कर सकते हैं। सेकेंड है माता पिता को शिक्षित करना। दूसरा हो गया सेक्सुअल एजुकेशन की जानकारी उपलब्ध करवाना। बंधेकरण हेतु सलाह देना। सही उम्र में शादी करना, मतलब लड़के और लड़की की उम्र सही होनी चाहिए, बाल विवाह नहीं होना चाहिए। लड़कियों के लिए 18 साल उम्र और लड़कों के लिए 21 साल की उम्र में। गर्भ की जांच करवाना। शादी के लिए काउंसिल करना और शादी से पूर्व सलाह लेना और चिकित्सीय जांच करवाना। कभी कभार क्या होता है, इरिथ्रोब्लास्टिक फिटेसिस एक डिजीज होती है, आप जानते हो। उसमें क्या होता है कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप में अगर शादी हो जाती है तो फिर उसमें क्या है कि बच्चे के जन्म, पहला बच्चा सामान्य होती है प्रेगनेंसी और दूसरे टाइम एक डिजीज हो जाती है, इसमें कभी कभार माँ और बच्चे दोनों की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से शादी से पूर्व सलाह लेना और चिकित्सीय जांच करना। दो बच्चों के अंदर उचित डिफरेंस भी रखना। मिनिमम परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंदर WHO के कमेटी ने जो गाइडलाइन जारी की थी उसमें उन्होंने ये बताया था कि मिनिमम 3 साल का डिफरेंस होना चाहिए दो बच्चों के बीच में। माँ को स्वास्थ्य और पोषण के बारे में जानकारी देना कि कौन सा पोषण वो ले और उसके स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो मुख्य रूप से परिवार नियोजन जो कार्यक्रम चला, उस परिवार नियोजन कार्यक्रम की ये मुख्य टारगेट रहे, ये लक्ष्य रहे। केवल परिवार नियोजन कार्यक्रम के यह टारगेट नहीं रहे कि केवल परिवार को सीमित करना है। ये एक होलिस्टिक प्रकार का प्रोग्राम चलाया था भारत सरकार ने, जिसके तहत उन्होंने सब चीज़ों को एक साथ सम्मिलित कर दिया। अब मैं आपसे बात करूं कि एक्चुअली के अंदर अपन बच्चे को या फिर परिवार को कैसे सीमित कर सकते हैं। तो उसकी कुछ शॉर्ट टर्म की टेक्निक है और कुछ लॉन्ग टर्म की टेक्निक है। शॉर्ट टर्म की टेक्निक का मतलब ये हुआ कि इसे जो शॉर्ट टर्म की ऐसी अस्थायी है, ये टेम्पोररी है, इसे अपन अंतराल विद्या भी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यह विधि कुछ समय के लिए ही होती है। इस विधि के उपयोग में लाकर बच्चों में मन चाहे अंतराल रखा जा सकता है और इस विधि से बच्चे की चाह होने पर उसको सरलता से छोड़ा जा सकता है। अस्थायी विधियों का उपयोग किया जाना आसान है, उसका व्यय भी कम ही होता है। तो ये शॉर्ट टर्म की टेक्निक आती है। मतलब शॉर्ट टर्म का मतलब ये हुआ कि ये विद्या है बहुत ही कम समय के लिए अपन अंतराल रखने के लिए मन चाहा यूज कर सकते हैं। उसके अंदर अपन
इसका क्या 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 यूज कर सकते हैं। एक कॉपर टी होती है जो यूट्रस के अंदर लगाई जाती है, एक ओसीपी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है, आईयूडी होती है, इंट्रा यूट्रस डिवाइस होती है, और एक आप निरोध के बारे में जानते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म की टेक्निक है जिसके माध्यम से अपन किसी परिवार को या फिर अपन मन चाहा बच्चों के अंदर अंतराल रख सकते हैं, परिवार को सीमित कर सकते हैं। ये गैप विधियाँ होती है, इसे अंतराल गैप विधियों के नाम से जानते हैं। अब ये तो शॉर्ट टर्म की हुई, कुछ प्रकार की लॉन्ग टर्म की होती है, इससे बच्चे परमानेंट प्रेगनेंसी नहीं हो, ऐसी भी विधियाँ होती है जिसके अंदर का दो विधियाँ आती है, लॉन्ग टर्म कहते हैं या इसे स्थायी भी कहते हैं। आप इसे लॉन्ग टर्म या स्थायी विधियाँ भी कह सकते हो। इसमें क्या होता है एक्चुअली के अंदर शल्य क्रिया के द्वारा स्त्री या पुरुष की नसबंदी की जाती है। नसबंदी की जाती है। यह विधि तब उपयोग ली जाती है जब दंपति के बच्चे हो चुके हैं और उसे और कोई बच्चे की ज़रूरत नहीं होती है। इसके लिए छोटे बच्चे की उम्र 2 वर्ष और दंपति की उम्र 30 से 40 वर्ष के लगभग होनी चाहिए। स्थायी विधियों को मुख्य रूप से अपन दो भागों के अंदर अगर बांटे तो दो प्रकार से अपन बांट सकते हैं। एक होती है ट्यूबेक्टोमी और एक होती है वैसाक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी का मतलब ये हुआ कि अपन क्या करते हैं, जो फीमेल की अंडवाहिनी होती है उसमें क्या है, एक चीरा लगा देते हैं और उसको फोल्ड कर देते हैं, जिससे क्या है ओवम है वह मुख्य रूप से फर्टिलाइज जो साइट है उस पर नहीं आ पाता है और प्रेगनेंसी या फिर आगे का प्रोसेस नहीं हो पाता है। उसी प्रकार से वैसेक्टोमी भी इस प्रकार से ही होती है। वैसेक्टोमी में भी चीरा लगाया जाता है, ये प्रकार शल्य क्रिया के माध्यम से किया जाता है। ये एक परमानेंट है। इसके पश्चात बहुत ही कम चांस होते हैं, 90% चांस प्रेगनेंसी या बच्चे नहीं होने के होते हैं, संतान उत्पन्न नहीं होती है, और ये परमानेंट विधियों के अंतर्गत आते हैं। इसमें मुख्य रूप से क्या होता है कि इसके माध्यम से आप बच्चे नहीं पैदा करने वाली दंपतियों के लिए ये विधियाँ बहुत ही कारगर साबित होती है। अब इसके पश्चात अब ये रह जाता है कि आखिरी इसका महत्व क्या है। भाई भारत सरकार ने जब भी परिवार नियोजन प्रोग्राम चलाया तो परिवार नियोजन प्रोग्राम का क्या महत्व है। सबसे पहले महत्व ये है कि इस प्रोग्राम के माध्यम से अपन जो पॉपुलेशन है उसके अंदर स्टेबलाइजेशन कर सकते हैं। इसके महत्व की अगर मैं बात करूं, सबसे पहला महत्व ये है, इसके माध्यम से अपन स्टेबलाइजेशन कर सकते हैं। अपनी पॉपुलेशन को किस प्रकार से रोका जाए, किस प्रकार से अपने देश की पॉपुलेशन को कम करके सबको स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जाए और देश को एक विकासशील राष्ट्र से किस प्रकार विकसित राष्ट्र के रूप में लिया जाए। सबसे पहला तो ये एक है कि इसके माध्यम से अपन जनसंख्या वृद्धि को आसानी से रोक सकते हैं। उसके पश्चात दूसरी अगर मैं बात करूं तो इसमें यह है हेल्थ इम्पोर्टेंस है। परिवार नियोजन से माँ और जो बच्चा है उसके दोनों के स्वास्थ्य उत्तम रहता है। अपन सब जानते हैं कि बड़ा परिवार या संयुक्त परिवार होने से बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा जाता है। उनका स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से परिवार नियोजन कार्यक्रम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा इसकी सोशल इम्पोर्टेंस है, हेल्थ इम्पोर्टेंस है। अब इसकी सोशल इम्पोर्टेंस का मतलब ये हुआ कि परिवार सुखी रहने से ही समाज सुखी रहता है, अपन जानते हैं, और परिवार एक समाज का अंग होता है। जब परिवार नियोजित होता है, परिवार की सभी आवश्यकताएं पूरी आसानी से हो जाती है और फिर परिवार के अंदर कोई भी कुरीतियाँ और बुराइयों का जन्म नहीं होता है। जब परिवार की आवश्यकताएं पूरी हो जाती है, अपन जानते हैं सोशल इम्पोर्टेंस के अंदर, तो किसी परिवार की आवश्यकताएं पूरी हो जाती है तो उस परिवार के अंदर, उस परिवार मतलब उस समाज के अंदर किसी प्रकार की बुराइयां नहीं रहती है। तीसरे इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। छोटा परिवार अपन जानते हैं सुखी परिवार होता है। ऐसा इसलिए कहा गया है कि छोटे परिवार में सभी आवश्यकताएं आसानी से उपलब्ध हो जाती है, जिससे कि बच्चों का स्तर भी उच्च रहता है और परिवार में तंगी भी नहीं आती है। माता पिता बच्चों को आसानी से ही एक अच्छा नागरिक बना सकते हैं, जिससे कि एक राष्ट्र में के उत्थान में भागीदार बन सके। इसलिए परिवार नियोजन कार्यक्रम एक आर्थिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। इसका नेशनल इम्पोर्टेंस भी है अपनी तरह से। नेशनल इम्पोर्टेंस ये है कि आज़ादी से पूर्व भारत की जनसंख्या जितनी थी उससे दोगुनी वर्ष 81 में हो गई, अर्थात 81 में दूसरे भारत का निर्माण हो चुका है। और जनसंख्या की जब वृद्धि होती है तो देश के अंदर बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, पेयजल की, फूड की, विभिन्न प्रकार की समस्याएं जन्म लेती है। और इस जनसंख्या नियंत्रण के माध्यम से परिवार नियोजन जो कार्यक्रम है वो राष्ट्र के हित के लिए मतलब नेशनल इसकी इम्पोर्टेंस है। तीसरी चीज़ ये इफेक्ट ऑन मोर्टेलिटी रेट्स,
मृत्यु दर पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। परिवार नियोजन से क्या है, बर्थ रेट पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है, माता और शिशु दोनों की मृत्यु दर कम होती है। इसके लिए परिवार नियोजन विभाग द्वारा मतलब परिवार नियोजन के विभिन्न प्रयास किए जाते हैं। इसके माध्यम से एक्चुअली के अंदर क्या है कि मोर्टेलिटी रेट है या जो समय से पूर्व मृत्यु नहीं होनी होती है वह बहुत ही कम हो पाती है। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है। अब सन 1977 के अंदर पहले ये प्रोग्राम था परिवार को किस प्रकार नियोजित किया जाए, परिवार को किस प्रकार से नियोजित किया जाए। भारत सरकार ने सन 1977 के अंदर इस प्रोग्राम को चेंज कर दिया गया, इस प्रोग्राम को चेंज कर दिया गया। उन्होंने कहा केवल इसका नाम चेंज किया। उन्होंने कहा कि जो इसके अंदर उद्देश्य है इसके वो नियोजन के नहीं है। नियोजन का मतलब तो केवल सीमित करना है, संतानों को सीमित करना, और उसके अंदर जो स्वास्थ्य से संबंधित प्रोग्राम भी है और समाज से संबंधित भी है। आपने अभी देखा इसकी इम्पोर्टेंस के अंदर हर प्रकार की इम्पोर्टेंस है, चाहे हेल्थ हो, सोशल हो, इकोनॉमिक हो, और भी जैसे नेशनल हो और मोर्टेलिटी रेट की हो। तो इस प्रोग्राम का नाम कल्याण कार्यक्रम रखा गया। इसके माध्यम से राष्ट्र के माँ बच्चे के किस प्रकार से कल्याण किया जाए, स्वास्थ्य वास्थ्य किस प्रकार से रखा जाए। तो ये प्रोग्राम सन 1977 के अंदर भारत सरकार ने चलाया, जो राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। अब अगर मैं इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करूं कि भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, या मैं बात करूं कि फैमिली जो प्लानिंग प्रोग्राम है उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो भारत आप सब जानते हैं कि जैसे जब भी पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हुई वो परिवार नियोजन कार्यक्रम भी उसी टाइम स्टार्ट हो गया था। तो परिवार कल्याण कार्यक्रम या परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए भारत सरकार के क्या क्या प्रयास रहे। अगर प्रथम पंचवर्षीय पहली पंचवर्षीय योजनाओं की बात करूं तो उसके अंदर नॉर्मली स्वास्थ्य परीक्षण से संबंधित कार्यक्रम की शुरुआत हुई। दूसरी पंचवर्षीय योजना हुई, उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और बंधेकरण से संबंधित प्रावधान रखे गए। फिर तीसरी प्रकार की जो पंचवर्षीय योजनाएं आई, तीसरी प्रकार की जो पंचवर्षीय योजना है उसके अंदर मुख्य रूप से परिवार नियोजन का विषय है वो लाया गया। परिवार नियोजन कार्यक्रम का उसको ऐच्छिक बना दिया गया कि वह ऐच्छिक है। फिर चौथी और पांचवी परियोजना जो योजनाएं आई उसके अंदर परिवार कल्याण कार्यक्रम का शुरुआत या शुभारंभ किया गया। उसके पश्चात छठी जो पंचवर्षीय योजना है उसके अंदर बंधेकरण और निरोध को अप्रूवल दी गई। फिर सातवीं पंचवर्षीय योजना है उसके अंदर टीकाकरण प्रोग्राम चलाया गया। सन 1985 के अंदर टीकाकरण प्रोग्राम चलाया गया। जो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, सातवीं पंचवर्षीय योजना ही। उसके पश्चात आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंदर एक समग्र एक्शन प्लान चला कि किस प्रकार से स्वास्थ्य कार्यक्रम को चलाया जाए, किस प्रकार से परिवार नियोजन कार्यक्रम को हैंडल किया जाए। इसका पूरा समग्र होलिस्टिक, इसका जो होलिस्टिक है वह मुख्य रूप से प्रोग्राम चला। फिर जो नवीं प्रोग्राम पंचवर्षीय योजना थी उसके अंदर बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाए गए और प्रजनन को नियंत्रण करने के कार्यक्रम चले। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर जननी सुरक्षा योजना चलाई जो 2004-5 के लगभग चलाई थी, जननी सुरक्षा योजना। और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना और वंदे मातरम कार्यक्रम भी चलाए गए 2004 के अंदर। फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर उन्होंने कहा कि अपन TFR को रेगुलेट करते हैं। TFR का मतलब मैं आपको बता दूं टोटल फर्टिलिटी रेट होता है। मतलब ये हुआ कि एक महिला अपने गर्भकाल के दौरान अपने जब तक वो संतान पैदा कर सकती है तब कितने स्वस्थ बच्चों को जन्म दे सकती है। तो अब TFR को टोटल 2.1 तक रेगुलेट किस प्रकार से किया जाए, 2.1 तक किस प्रकार से रेगुलेट किया जाए। और इसमें एजुकेशन को 80 से लेके 85 के बीच में एजुकेशन का टारगेट रखा गया। और अगली पंचवर्षीय योजनाएं भी आपके सामने हैं। इस प्रकार से भारत में इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा कि आपने हिस्टोरिकल इसका फिनोमेना क्या रहा। अब मैं अगर आपसे बात करूं कि किस प्रकार से आगे किस प्रकार से इस प्रोग्राम को चलाया गया। और अब अगला है कि परिवार कल्याण संस्था किस प्रकार से परिवार कल्याण प्रोग्राम हैंडल हो और इसको किस प्रकार से संपन्न कराया जाए, किस प्रकार से इसकी मॉनिटरिंग की जाए। इसके लिए भारत सरकार ने सन 1977 के अंदर इस संस्था की स्थापना भी कर दी गई थी। अब इससे जुड़ी कुछ योजनाएं हैं, परिवार कल्याण कार्यक्रम से जुड़ी कुछ योजनाएं हैं। स्वस्थ नागरिक अभियान, स्वस्थ नागरिक अभियान, ठीक है। एक हम दो हमारे दो, ये नारा भी इससे संबंधित भी है।
दो। फिर है निःशुल्क, जो अभी क्या है, निःशुल्क जो गर्भ निरोधक जो भी आपूर्ति है वो भी इसका एक हिस्सा है। हेल्थ सर्वे एंड रिसर्च प्रोग्राम जो NFSS होता है वो भी इसका एक कार्यक्रम है। अगर मैं बात करूं तो PDS भी परिवार कल्याण कार्यक्रम का एक हिस्सा है। PDS भी परिवार कल्याण कार्यक्रम का एक हिस्सा है। और पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर की स्थापना भी करना एक इस प्रकार की योजना है जिसे परिवार कल्याण कार्यक्रम को किस प्रकार से सुदृढ़ किया जाए और परिवार कल्याण कार्यक्रम के में किस प्रकार से सही दिशा के अंदर इम्प्लीमेंटेशन किया जाए और हर नागरिक को इसका फायदा मिले। और अगर इसके अलावा अगर ये आंगनवाड़ी के अंदर है, ये भी परिवार कल्याण कार्यक्रम का एक हिस्सा है। आशा सहयोगिनी जननी सुरक्षा योजना, जितने भी मातृत्व के कार्यक्रम चलाए गए हैं, ये सारे के सारे इस परिवार कल्याण कार्यक्रम के हिस्से बनते जा रहे हैं। अब बात करें कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति क्या है और किसी भी देश को, अगर किसी भी देश को मुख्य रूप से जनसंख्या को कंट्रोल करने का, अगर जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए एक पॉलिसी की ज़रूरत रहती है, पॉलिसी की ज़रूरत रहती है। उस पॉलिसी के अंदर किसी नेशन के अंदर ये होता है कि उसका TFR किस प्रकार से रेगुलेट किया जाए, TFR किस प्रकार से रेगुलेट किया जाए, मृत्यु दर किस प्रकार से कम की जाए और स्वास्थ्य सेवाओं पे किस प्रकार से ध्यान रखा जाए। उस दिशा के अंदर भारत में सन 1976 के अंदर भारत में जनसंख्या पॉलिसी बनी, जिसके मुख्य रूप से ये बंधु रहे। सन 1976 के अंदर भारत में पहली जनसंख्या पॉलिसी बनी, जो पॉपुलेशन पॉलिसी बनी। इसके जो सबसे पहला पॉइंट रहा कि शादी की जो उम्र है वह तय की जाए। 18 साल और 21 साल शादी की उम्र मुख्य रूप से तय की गई। लड़की के लिए 18 साल और लड़के के लिए 21 साल उम्र है। और राज्यों को केंद्रीय सहायता है वह 71 के आंकड़ों के आधार पर एक तरफ जारी रहेगी। मतलब ये कहा गया कि जो 76 की पॉलिसी है उसमें यह कहा गया कि राज्यों को सहायता दी जाएगी 71 की जनसंख्या के आधार पर। स्त्री शिक्षा में किस प्रकार से सुधार किया जाए इसके बारे में भी ध्यान दिया गया। और 1 मई 1976 को भारत में जनसंख्या नीति को मजबूत करने की दिशा के अंदर नसबंदी प्रोग्राम चलाया गया। क्या था? नसबंदी प्रोग्राम। भारत के अंदर नसबंदी प्रोग्राम चला था सन 1976 में, 1 मई सन 1976 के अंदर। संतानों की संख्या की अनिवार्यता लागू करने के लिए कोई कानून नहीं बन पाया, किंतु राज्यों को छूट दी गई कि ये कार्यक्रम बिना भेदभाव के सभी नागरिकों पर लागू हो, आवश्यक कार्रवाई भी की जाए। कुछ राज्यों ने 2 से अधिक बच्चे वाले व्यक्तियों को सरकारी सेवा में प्रवेश से वांछित रखने के कानून भी बनाए। तो इस प्रकार से भारत में 76 की पॉलिसी के अंदर छोटे परिवारों के लिए ऋणों में प्राथमिकता का प्रावधान भी रखा गया। और इसके साथ जनसंख्या नियंत्रण 76-77 में 8.3 लाख नसबंदी ऑपरेशन भी उस टाइम हुए आपातकाल के समय। इसके साथ साथ जो सन 1976 की पॉलिसी थी उसमें बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, शिशु मृत्यु दर को 30 पर 1000 करना और 1000 प्रति लाख कम करना। ठीक है, इस प्रकार से 1976 के जो जनसंख्या की नीति थी उसके ये टारगेट रहे। फिर भारत के अंदर इसके ये तो मुख्य प्रावधान रहे और उद्देश्य थे किस प्रकार से जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए। और जनसंख्या आयोग का गठन भी किया गया। इसी दौरान 11 मई सन 2000 को जनसंख्या आयोग का गठन किया गया। जनसंख्या आयोग मुख्य रूप से जिस प्रकार से डिजास्टर मैनेजमेंट का जो अध्यक्ष है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, उस प्रकार से उस टाइम मतलब यह देखा गया कि जनसंख्या आयोग का अध्यक्ष कौन होना चाहिए। तो इस पर बड़ा विचार विमर्श हुआ, कमेटियों का गठन भी हुआ, लेकिन अंत में यह तय हुआ कि इसका अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। तो भारत का प्राइम मिनिस्टर है वो जनसंख्या आयोग का अध्यक्ष है। 11 मई 2000 को जनसंख्या आयोग का गठन किया गया था। अब बात करूं कि जनसंख्या नीति 2001 नहीं है, यहाँ मिस प्रिंट है, यहाँ पर 2000 ही है, ये 2000 ही है। जनसंख्या नीति जो अभी नई वर्तमान की जनसंख्या नीति है वो 2000 की है। इसे 15 फरवरी 2000 को लागू किया गया था। 15 फरवरी सन 2000 को लागू किया गया। इसके अंदर सबसे पहला टारगेट रखा गया कि सन 2045 तक जनसंख्या के स्तरीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 2 बच्चे का प्रावधान को जारी रखने का निर्णय लिया जाए। उन्होंने कहा कि
सन 2045 तक अपन किस प्रकार से जनसंख्या में स्टेबलाइजेशन करें। प्रारंभ तो आप बता दूं कि 15 फेब सन 2000 के अंदर इसका प्रारंभन हुआ। उद्देश्य वही रहे जो मुख्य रूप से रहते हैं, किसी भी पॉलिसी के रहते हैं, जनसंख्या को उद्देश्यों के अंदर इसके अंदर इस प्रकार से उद्देश्य रहे। देखें, सबसे पहले इसके अंदर बात की गई कि 45 तक अपन किस प्रकार से स्टेबलाइजेशन कर सकते हैं। सन 2045 तक किस प्रकार से इसके अंदर स्टेबलाइजेशन लाया जा सकता है, इसके बारे में बातचीत हुई। दूसरा इनका ये था कि अपन TFR टोटल फर्टिलिटी रेट को 2.1 तक स्टेबलाइजेशन करना है। अपना टारगेट रहना चाहिए 2.1। किसका 2.1 रहना चाहिए? टोटल फर्टिलिटी रेट का। इसके अंदर विभिन्न प्रकार के टारगेट बनाए गए। अगर मैं बात करूं कि शिशु मृत्यु दर 30% की कमी करने का प्रयास किया गया। शिशु मृत्यु दर के अंदर 30% की अपने को कमी करनी है। ठीक है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए तत्कालीन एक शॉर्ट टर्म मिड टर्म कदम उठाने की योजना चलाई। 2010 तक एक दंपति 2 बच्चे का लक्ष्य रखा गया। एक दंपति के 2 बच्चे। छोटे परिवारों की विचारधारा को प्रोत्साहन देने वाली पंचायतों जिला परिषदों को पुरस्कार दिया गया कि छोटे परिवारों को किस प्रकार पुरस्कृत करती है। ठीक है। जनसंख्या नीति को लागू करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आयोग का उस टाइम भी गठन किया गया, जिसमें परिवार कल्याण मंत्री के अलावा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और NGO इसमें पार्टिसिपेंट करेंगे। गरीबी रेखा से BPL और लघु परिवारों के सिद्धांत को मानने वालों के लिए 5,000 तक की स्वास्थ्य बीमा योजना शुभारंभ की गई। गरीबी रेखा से नीचे वाले दंपति अगर कानून योग्य आयु सीमा के बाद शादी करते हैं तो संबंध महिला 21 वर्ष के बाद पहली बार मां बनती है तो दंपति को पुरस्कृत किया जाएगा। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम चलाए। इसमें क्या है कि उस टाइम के टारगेट को बांट दिया गया था। कुछ मध्य अवधि के रखाए, कुछ कम अवधि के और कुछ अधिक अवधि के प्रोग्राम चलाए गए। सबका टारगेट मतलब शॉर्ट टर्म के अंदर जो रखा गया उसमें स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा और गर्भ शिक्षा को किस प्रकार से बढ़ावा देना, गर्भ निरोध के बारे में भी इसमें बातचीत की गई। और जो बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते हैं एजुकेशन, उसको 20% से कम करना। 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का कार्यक्रम, सर्वव्यापी टीकाकरण प्रोग्राम चला गया और 80% तक संस्थागत प्रसव के बारे में बातचीत की गई। और इसके अलावा मिड टर्म के अंदर TFR को 2.1 जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, TFR जिसे कहते हैं अपन TFR टोटल फर्टिलिटी रेट, उसे 2.1 तक स्टेबलाइजेशन करना है। और लॉन्ग टर्म के अंदर अपन को जानते हैं कि 2045 तक जनसंख्या को स्टेबलाइजेशन करना है और 70 तक 100% ट्रेंड पर्सन करना है। सब लोगों को किस प्रकार से शिक्षित और किस प्रकार से सब चीज़ों को रेगुलेट। 70 इनका अंतिम टारगेट रहा और मिड टारगेट रहा 45 तक अपन किस प्रकार से स्टेबलाइजेशन कर सकते हैं, ये इनकी मुख्य रूप से भूमिका रही। परिवार नियोजन विभाग में तकनीकी मिशन प्रस्तावित किया गया। बाल विवाह निरोध निषेध कानून कड़ाई से पालना की जाए। शिक्षा पर 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा किस प्रकार से सुविधा की जाए। तो ये था मुख्य रूप से कि जनसंख्या जो नीति थी 2000 की, उसके टारगेट 45 का ये रहे। TFR की रेगुलेट है, 5,000 का पुरस्कृत करना है, छोटी पंचायतों को पुरस्कृत करना है। TFR के अलग अलग टारगेट हैं, मध्य अवधि के हैं, लघु अवधि के हैं, अधिक अवधि के हैं। फिर है कि एनवायरनमेंट और ह्यूमन हेल्थ को किस प्रकार से प्राप्त किया जाए। अपन जानते हैं कि जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इससे क्या है, मानव के स्वास्थ्य पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जनसंख्या वृद्धि से प्राकृतिक संसाधन का भी दोहन हो रहा है। इसके साथ प्रदूषण बढ़ रहा है। विकास की सभी आधारभूत सुविधाएं, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य में कमी हो रही है। लोग में प्रदूषण बढ़ने से ये हो रहा है। तो इसके लिए भारत सरकार ने अलग अलग प्रोग्राम अभी चलाए हैं। तो इस प्रकार से ये संपूर्ण मेरा वीडियो परिवार नियोजन कार्यक्रम, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, फिर वेलफेयर प्रोग्राम, स्वास्थ्य सेवाएं और पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी को लेकर हुआ। इसके साथ साथ भारत अब भी एक जनसंख्या का एक नया फॉर्मेट लाने के लिए प्रयास कर रहा है। अब जल्दी हो सकता है कि भारत नई जनसंख्या की एक पॉलिसी लेके आ जाए। तो इस प्रकार से ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है,
मुख्य रूप से मेरा वीडियो बनाने के पीछे मकसद ACF मैंने टारगेट किया है। ACF एग्ज़ाम के अंदर यूनिट 7 के अंदर ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर ये टॉपिक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।